पद्मश्री साहित्यकार, पत्रकार और लोक कला के लिए समर्पित मोहन स्वरूप भाटिया ब्रज के गौरव के रूप में जाने जाते हैं। वर्ष 2018 में मोहन स्वरूप भाटिया जी को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। भाटिया जी के मिलनसार स्वभाव के कारण सभी लोग इन्हें भैया जी की उपाधि से संबोधित करते हैं और यह ऐसे शब्द हैं जो इनकी शालीनता का उदाहरण पेश करते हैं। साधारण जीवन जीने में विश्वास रखने वाले भैया जी को पद्मश्री सम्मान 6 दशक के कार्यकाल में ब्रज संस्कृति एवं कलाकारों के उद्यन को किए गए कार्यों तथा विशेष रूप से 5000 ऐसे ब्रज लोक गीतों के संग्रह को दिया गया जो आज विलुप्त के कगार पर है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गिरधर लाल भाटिया के पुत्र मोहन स्वरूप भाटिया का जन्म 1935 में हुआ। 22 वर्ष की उम्र में पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और 6 दशकों से पत्रकारिता और लेखन कार्य से जुड़े हैं। 1969 में ज्ञानदीप स्कूल की स्थापना की और 1984 में भैया जी को उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी का वाइस चेयरमैन चुना गया। लोकगीतों पर भैया जी ने सबसे ज्यादा काम किया है और 5000 ऐसे लोकगीतों का संकलन कर चुके हैं जो आज विलुप्त होने के कगार पर है। मथुरा वृंदावन आकाशवाणी से भी वे जुड़े हुए हैं। जन्माष्टमी उत्सव सहित कई कार्यक्रमों के सीधे प्रसारण भी आपने किए हैं। ब्रज के लोक नृत्य नाट्य विद्या के साथ साथ मोहन स्वरूप भाटिया मंच संचालन को भी जाने जाते हैं। उनके सम्मान में वर्ष 2013 में जमुना जल संस्थान ने 1800 पृष्ठ का अभिनंदन ग्रंथ भी प्रकाशित किया। उनके द्वारा तमाम नाटक, पुस्तकें और रचनाएं भी लिखी गई हैं। 84 वर्ष की अवस्था में भी लेखन की उनकी यह यात्रा निरंतर जारी है। आइए मुलाकात करते हैं पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया उर्फ भैया जी से। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत और आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और ब्रज के साहित्य को बचाने में अपना एक अहम योगदान दिया है। हम बात कर रहे हैं पद्मश्री श्री मोहन स्वरूप भाटिया जी की, जिनको आप भैया जी के नाम से भी जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। जय श्री कृष्ण। अगर बात करें शख्सियत की तो पद्मश्री मिलना एक बहुत बड़ी शख्सियत है। और कैसे शुभारंभ हुआ, कैसे घर से गांव से निकलकर प्राथमिक जो आपकी पढ़ाई हुई वो कैसे हुई और यहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया? मैं आपको ले चलता हूँ सन 1957 में जी। तब मेरी आयु थी 22 वर्ष जी। कॉलेज छोड़ने के बाद मैंने कुछ लोकगीतों को सुना। उस समय केवल आकाशवाणी दिल्ली से कुछ लोकगीत ब्रज के आया करती थी जी। मथुरा में तो आकाशवाणी केंद्र था नहीं। तो उनमें मैं जो गीत सुनता था, लोकगीत, तो मुझे लगता था ये तो हमारे आसपास के गीत हैं। उनमें माधुर्य भी होता था और शब्दों में भी एक बहुत ही अभिव्यक्ति होती थी। तो मन करा कि इन गीतों को मैं एकत्रित करूं। तो रेडियो सुनते समय उन्हें लिखता था, तो वो क्योंकि गाए जाते थे जल्दी जल्दी तो लिख नहीं पाता था। तो मैंने उन गीतों को लिखने की एक भाव जो जागृत हुआ, तो अपने कुछ साथी सहपाठियों से मैंने कहा कि भाई आपके गांव में आकर मैं गीत लिखना चाहता हूँ। बोले आओ, आपका स्वागत है। और मेरे औषधालय में या और प्रकार से जो कुछ कर्मचारी थे या घर में आने वाली महरी थी, तो सबसे मैंने प्रयास किया कि मैं उन गीतों को लिखूं। गांव में जाना उस समय बहुत कठिन होता था, क्योंकि बसें, जैसे राया के पास किसी गांव में जाना है तो राया तक तो बस गई, उसके बाद गांव में जाने का कोई साधन नहीं था। आज की तरह से स्कूटर, मोटरसाइकिल नहीं थी। तो प्रश्न ये होता था कैसे पहुँचे। तो अपने किसी सहपाठी से कहता था कि मैं यहाँ से राया पहुँचूँगा इतने बजे की बस से चलकर, और आप वहाँ पर आ जाना, फिर हम और आप दोनों मिलकर गांव चलेंगे। तो यहाँ से चलने वाली बस कभी देर से चलती थी, वो आने में जल्दी पहुंच जाए, और बस पहुंचे देर से तो या तो वो लौट जाएं या मैं ये सोच कर कि वो अब लौट गए होंगे, मैं वापस आ जाऊं। और यदि कभी संयोग बन जाए तो मैं उस गांव में पहुंच जाता था। तो पुरुष तो बड़ी आसानी से लिखवा देते थे, रसिया है, ढोला है, लेकिन महिलाएं संकोच करती थी
घूंघट काढ़े हुए, और उनके सामने एक प्रश्न होता था कि हम जो गीत लिख रहे हैं किस लिए, बोले कहा करोगे इन गीतों को लिख के, हम पे कछु ना आवे। फिर मैं उनको एक दो गीत सुनाता था, कभी सावन की मल्हार या कभी जच्चा या विवाह का गीत, बारौठी का गीत, लगुन का, जे तो हम पे आवे तो मैंने कि यही सुनाए दो। फिर जब वो सुनाना शुरू करती थी फिर वो दनादन सुनाई जाती थी, और उन गीतों में जो रस, जो गीतों में माधुर्य, उनकी पृष्ठभूमि, वो गीत आज लुप्त हो गए हैं गाँव से भी। ये मेरी बहुत पीड़ा है कि अब वो गीत नहीं गाए जाते। उन गीतों का जो एक महत्व है वो आज की पीढ़ी भली न समझे, लेकिन उनका एक शाश्वत मूल है उन गीतों की। अगर हम बात करें कि जो संकलन है, मैंने देखा है कि काफ़ी संकलन है, और आज के समय में इतना संकलन, इतना पुराना संकलन होना बहुत बड़ी बात है। तो करीब हम लोग अगर संख्या की बात करें तो कितना संकलन होगा, और कब से, जिस तरीके से आपने बताया कि 20-22 साल की उम्र में जैसे जाना होता था और गांव में जाके उन पे हम लोग लिखवाया करते थे, तो किन किन परिस्थितियां, उसके अलावा क्योंकि संसाधनों की तो कमी थी और एक अवेयरनेस की भी बहुत बड़ी कमी थी। हाँ। लोग कि आप जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्या कारण है, और महिलाओं से बात करना इतना आसान नहीं था। तो कैसे ये सब मैनेज किया, और कितना संकलन अभी आपके पास है? मेरे पास लगभग 8000 गीतों का संकलन है, और उनके कागज जर्जर हो चुके हैं। आप देखेंगे तो अब उनकी ना तो पुड़िया बन सकती है, ना उन पर कुछ और लिखा जा सकता है। वो संकलन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और उनमें ऐसे ऐसे गीत हैं जो संदेश वाहक है। मैं आपको कुछ पंक्तियां किसी गीतों की सुनना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे आज स्वच्छता अभियान की बहुत बात होती है, लेकिन हमारे परिवारों में संस्कार था स्वच्छता का। एक सास सुबह सुबह जल्दी उठती थी और अपनी बहू से कहती थी, उठो उठोरी सुहागिन नार, बुहारी दे लियो अंगना। अगली पंक्ति, बाट के बटोही चाले, जो राहगीर है वो अपने चल दिए, और पंछी चाले चुगना, पंछी चुगने चल दिए, भोर हो गई। और अपने लिए कहती थी सास, और हम चले श्री जमुना, हम स्नान को जाते हैं। तो उसमें संदेश था कि जो बहू है जल्दी उठे, घर की सफाई करे। आज तो परिवारों में विघटन हो गया है, भाई भाई के साथ नहीं है, माँ कहीं रह रही है, पिता कहीं रह रहे हैं, लेकिन उस समय के जो गीत थे वो इस बात के प्रमाण हैं कि संयुक्त परिवार होता था। भैया जी, बात करते हैं कि जब इतना बड़ा संग्रह और देश के बहुत बड़े, जब लेखन की बात आती है और खंडों की बात आती है, तो 2 खंड प्रकाशित हुए हैं जी। तो क्या कुछ खास है उन खंडों में? जमुना जल संस्थान एक संस्था है, उसने मेरे संबंध में मोहन स्वरूप भाटिया अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित किया है, जिसके 2 खंड हैं, और इनके पृष्ठों की संख्या लगभग 1800 है। और अब तक ये माना जाता है कि देश में इससे बड़ा अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ। जो पहला कलेवर है, प्रथम खंड, उसमें मेरे संबंध में व्यक्तिगत लेखन है, मेरा जीवन चरित्र, मेरा जो कार्य है उसके संबंध में वर्णन है, और देश के प्रमुख कवि, साहित्यकार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इन सब ने मेरे संबंध में कुछ लिखा है। जो उसका दूसरा खंड है, द्वितीय कलेवर, उसमें संपूर्ण ब्रज है, ब्रज की हर विधा का उसमें वर्णन है। नौटंकी हो, स्वांग हो, लोकगीत हो, रामलीला हो, रासलीला हो, रसिया हो, जितने भी यहाँ के गायन वादन। अब वादन की मैं बात आपसे करूँ, ये कृष्ण की भूमि है। बांसुरी कृष्ण जी का प्रमुख वाद्य था, मुरलीधर, बंशीधर, ये उनके नाम थे। लेकिन आज बांसुरी बजाने वाले कलाकार इन्हें गिने रह गए हैं, बहुत कम। भैया जी, जब हम लोग बात करते हैं ब्रज की,
तो ये कहाँ से रुचि आई कि हमें इस ओर जाना चाहिए? एक बचपन में जब बाल अवस्था में ये रहता है कि बच्चे खेलने में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं या फिर आप पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई पे, लेकिन उस समय का दौर बड़ा दूसरा था। तो कैसे ये रुझान आया कि हमें साहित्य के संकलन शुरू करना चाहिए? और मैंने देखा कि इतना पुराना संकलन कैसे आप संकलित करके रखें, कैसे रुचि इस ओर बढ़ी? ये राहुल सांकृत्यायन, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े साहित्यकार, बोलगा से गंगा जिन्होंने लिखा, कई देशों की यात्राएं की, उन्होंने प्राचीन गीतों को संकलित किया। वो पुस्तक मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि ये जब इन प्रदेशों के गीत इन्होंने एकत्रित किए तो ब्रज के गीत अब तक नहीं हुए, वो कार्य मुझे करना चाहिए। यहाँ डॉक्टर सत्येंद्र ब्रजभाषा के बहुत बड़े विद्वान थे, कन्हैयालाल मुंशी हिंदी विद्यापीठ में वो निदेशक थे, तो उनकी पुस्तक मैंने पढ़ी। राम नरेश त्रिपाठी ने कौरवी, मैथिली, बुंदेलखंड इनके गीतों का संकलन किया, तो मुझे मन में बड़ी एक पीड़ा हुई कि ब्रज के गीतों का संकलन क्यों नहीं, जब इतने प्रदेशों का हो रहा है। तो वो एक प्रेरणा प्राप्त हुई और उस प्रेरणा से मैंने ब्रज के गीतों का संकलन प्रारंभ किया। चल, लेखन तो आपका पुराना एक शौक मैं कह सकता हूँ, एक ऐसा जिसके माध्यम से आपने ब्रज की संस्कृति को एक अलग पहचान दिलाने का काम किया है। और चाहे हम चरुकला की बात करें, होली की बात करें, यहाँ के जन्माष्टमी पे जो जन्म स्थान पे जो कार्यक्रम होता है उसकी बात करें, तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में कैसे जाना हुआ और उस समय का अनुभव आप कुछ बताइए, क्योंकि युवा पीढ़ी के लिए खास तौर पर जो पत्रकारिता के क्षेत्र में है या फिर जो हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी बात है और जानने की जिज्ञासा हर कोई के मन में रहती है कि उस समय की पत्रकारिता कैसी थी, जब एक लाइन छपना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी और आपके जो आर्टिकल हैं वो काफ़ी छपा करते थे। तो कैसे पत्रकारिता की तरफ रुझान बढ़ा? मैं गांव-गांव जाता था, विशेष रूप से होली के अवसर पर। तो मैं सन 75 की बात है, मुखराई गांव गया, मुझे बताया गया कि वहाँ का चरकुला नृत्य बहुत अच्छा होता है। चरकुला देख के मैं चमत्कृत रह गया कि कोई महिला इतना बजनी चरकुला लेकर, हाथ छोड़कर और हाथों में लोटे लेकर और नृत्य कर रही है। तो उसने मुझे बहुत प्रभावित किया और उन्हीं दिनों उत्तर प्रदेश पर्यटन ने यहाँ पर एक कार्यक्रम श्री कृष्ण जन्मभूमि पर करने का विचार किया। मुझे उसका संयोजक जिलाधिकारी जी ने बनाया। तो और कार्यक्रमों के साथ मैंने ये प्रयास किया कि चरकुला का भी यहाँ पर प्रदर्शन हो। रूढ़ियाँ थी कि नहीं, हमारे गांव की महिलाएं कोई बेड़नी थोड़ी है जो शहर में नाचने जाएं, तो वो नहीं जाएंगी। तो वहाँ एक कन्हैयालाल स्वामी जी थे, वो मेरे परिचित थे, उन्होंने बड़ा प्रयास किया, लोगों को समझाया कि नहीं भाई, तो अच्छी बात है, वहाँ जाओगी तो तुम्हें सम्मान मिलेगा। तो उन्होंने हाँ कर ली, लेकिन वो समय पर नहीं आई कलाकार। मैं गांव गया जीप लेकर मुखराई, तो मैंने देखा एक तरफ तो डंडे वाले खड़े हुए थे, एक तरफ फरसे लिए हुए लोग खड़े थे। एक कह रहे थे कि नहीं, हमने वचन दिया है, आपको जाना चाहिए, जाइए। एक ने कहा नहीं, हमारे गांव की महिलाएं ऐसी नहीं है जो वहाँ शहर में नाचने जाए। महिलाओं ने भी कहा हमारे वहाँ जेठी जी रहते हैं, किसी ने कहा हमारे ससुर के भाई रहते हैं। बड़ी मुश्किल से उनको समझाया। उन लोगों ने भी जिन्होंने हमसे वायदा किया था, बोले इस बार चले जाओ, फिर मना जाना। वो यहाँ आए। एम रंजन उस समय जिलाधिकारी जी थे। मंच पर कृष्ण जन्मभूमि के चरकुला का पहली बार प्रदर्शन हुआ मुखराई के बाहर। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा नृत्य ब्रज में है। उसके पश्चात भी वो लोग गांव से बाहर नहीं निकले। लखनऊ में एक कार्यक्रम हुआ संस्कृति विभाग का, तब मैं उनको बड़ा मना कर ले गया कि देखो यहाँ लखनऊ में ना तो आपके ससुर जी हैं ना जेठ जी हैं, ना तो चलो। वो गए। उसके बाद तो फिर ऐसा उनको भी मन करा और चरकुला देश में नहीं विदेशों तक पहुंच गया। ब्रज की माटी से लेकर अमेरिका, कनाडा और कहाँ सभी विदेशों के बाद बहुत सम्मान मिला। हम लोग बात कर रहे थे पत्रकारिता की।
तो पत्रकारिता उस समय के किस दौर से, क्योंकि आज का दौर पत्रकारिता का बड़ा अलग है, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, तो उस समय की पत्रकारिता किस तरीके से आपने देखी? कैसे एक एक खबरें छपना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, और जब खबरें छपती थी उस समय के नामी अखबारों में, तो एक कैसा अनुभव रहा उस समय जब काफ़ी लोग भेजते थे, पत्रवाहक के तौर पर जाते थे लोग, वहाँ पोस्ट करते थे, काफ़ी समय बाद जवाब आता था, तो कैसा दौर था वो पत्रकारिता का? वो आज विश्वास नहीं होगा कि उस समय की पत्रकारिता क्या थी। मेरा प्रिंटिंग प्रेस था, उसमें नई लहर नाम का एक साप्ताहिक पत्र छपता था। तो उसकी सामग्री मेरी आंखों से गुजरती थी, मैं भी उसमें कुछ समस्याएं लिख देता था, मथुरा पानी की, बिजली की, सड़क की, वो छपने लगी। लेखनी में कुछ निखार आया। जहाँ प्रिंटिंग प्रेस था मेरा, उसके सामने ही एक दुकान में, साधारण सी दुकान में बराबर में एक चक्की थी। अमर उजाला आगरा का कार्यालय स्थापित हुआ, क्योंकि आमने सामने थे, तो एक स्वाभाविक था पड़ोस की तरह से। तो मेरा डोरी लाल जी और मुरारी लाल जी महेश्वरी से संपर्क हुआ। उन्होंने कहा भाई आप तो बहुत अच्छा लिखते हैं, कुछ हमारे अखबार के लिए भी लिख दिया करें। मैंने की तो मेरा सौभाग्य होगा, मैंने लिखा। और एक अविश्वसनीय बात आपको बताता हूँ, आज विश्वास नहीं होगा, मेरी आयु थी उस समय 22 वर्ष। उत्तर प्रदेश सूचना विभाग की ओर से एक प्रेस टूर जा रहा था, माता टीला बांध, रेहंद बांध, करबी बांध, इन सब के लिए प्रेस को दिखाने के लिए। और उसमें उत्तर प्रदेश के 8-10 बहुत प्रतिष्ठित पत्रों के संपादक थे। डोरीलाल जी ने मुझसे कहा कि भाटिया जी आप जाइए अमर उजाला की तरफ से। मैंने कहा मेरी अभी पत्रकारिता की ABCD का मुझे ज्ञान नहीं है, और इतने बड़े प्रेस टूर में। बोले हम आपकी क्षमता को जानते हैं, आप जाइए। मैं ना उनकी सर्विस में था, ना कहीं मेरा अस्तित्व था। उस प्रेस टूर में मैं गया। हिंदुस्तान टाइम्स के चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट मिस्टर जोशी उसमें थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे, और AC डिब्बे में आरक्षण होता था, और जहाँ ट्रेन रुकती थी वहाँ उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी बस, रोडवेज की सबसे अच्छा चालक, सबसे अच्छा परिचालक उसमें होता था। फिर इन सब बांधों को देखते थे, और इन बांधों को जिन्होंने बनवाया था बहुत ही धनी मानी लोग होते थे, बहुत अच्छा पत्रकारों का सम्मान होता था। अब अभी आप जब वर्तमान के पत्रकारिता की बात करते हैं जी, तो कैसा एक अनुभव है वर्तमान पत्रकारिता को देखते हुए? आज की पत्रकारिता और उस समय की पत्रकारिता में बहुत अंतर है। वो पत्रकारिता मिशन थी। अगर होड़ होती थी पत्रकारिता में और पत्रकारों में, तो इस बात की होती थी कि सामग्री क्या प्रकाशित हो रही है, किसकी हो रही है, किसके द्वारा हो रही है, क्यों हो रही है, ये नहीं था। उसमें समाचार तत्व है तो वो प्रकाशित होती थी। अगर आप उस समय के मेरे कुछ समाचारों की कटिंग्स देखें तो आपको आश्चर्य होगा कि क्या क्या समाचार किस प्रकार प्रकाशित होते थे। ब्लिट्ज बम्बई का भी मैं संवाददाता था, और मैंने उसमें इस प्रकार के समाचार दिए कि कई बार तो विधानसभा में उसकी चर्चा हुई। तो वो युग दूसरा था पत्रकारिता का। चलिए, पत्रकारिता भी अपने अलग युग से गुजर रही है, और वार्ता का दौर इसी तरीके से जारी रहेगा। पद्मश्री श्री मोहन स्वरूप भाटिया जी से हम बात कर रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, बहुत से ऐसे अनुभव जो आज की पीढ़ी के लिए बहुत काम के लिए आएंगे। अभी एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर वार्ता का दौर इसी तरह जारी रहेगा। नमस्कार। अभी जब इतनी फिल्मों में आप काम कर चुके हैं और कई के टाइटल भी आपने दिए हैं, कहाँ कौन सा ऐसे टाइटल या फिर कौन सा ऐसा गाना जो आपको लगता है कि हाँ ये मुझे लगता है कि संतुष्ट मैं इसे सुन के इसे देख के जब मेरी बात आती है? मैंने अभी ओरे नसीब गाना लिखा, मैं इस गाने से बड़ा खुश हूँ। ये पहली बार ऐसा है, मैंने इतने गाने लिखे पर ये गाने के लिखते लिखते मेरी एक्चुअली क्या आँख भर आई, पहली बार ऐसा था। इसके शब्द मैं रिपीट कर देता हूँ कि कोई लड़की और वो सक्सेस होने की जो नहीं हो पाई, या कोई इंसान भी हो सकता है उस पर। आ कभी देख ले मेरे जख्मों को तू, तेरी आँखों से आंसू
छलक जाएंगे। तो वक्त से शिकायत कर रही है, ठोकरें मारना इस तरह तू मुझे देख ना पाओ तेरे छिल जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है और वार्ता का दौर जारी है। पद्मश्री श्री मोहन स्वरूप भाटिया जी से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं। सर, पद्मश्री पुरस्कार से आपको नवाजा गया, बहुत लोगों का सपना होता है पद्मश्री, तो ये कैसे संभव हुआ और कैसे ये अचीवमेंट मथुरा के लिए, क्योंकि मथुरा के लिए भी बहुत एक गौरवान्वित करने वाली बात है। ब्रज के लिए, ब्रज संस्कृति के लिए और मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। एक दिन यकायक मेरे एक मित्र श्री सुरेश चतुर्वेदी ने कहा कि आप पद्मश्री के लिए आवेदन करिए। तो मैंने कहा कि ना तो मैं उतना योग्य हूँ और न मेरे पास ऐसा कोई प्रभाव है जिससे कि ये सम्मान प्राप्त हो सके। बोले प्रयास करने में कोई कठिनाई नहीं है। और मैंने उनकी इस बात से प्रभावित होते हुए ऑनलाइन आवेदन कर दिया पद्मश्री के लिए। 25 जनवरी को मुझे गृह मंत्रालय से ये सूचना मिली कि आपका पद्मश्री के लिए चयन किया गया है। ये मेरे लिए एक आश्चर्यजनक सूचना थी। और फिर 25 जनवरी को ही जो समाचार था वो आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारित हुआ, तो विश्वास हो गया कि गृह मंत्रालय का सही सूचना है। सही है। और उसके पश्चात फिर हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और अपने आसपास के जो समाचार पत्र से उनसे फ़ोन आए और मुझे जो बधाई के साथ साथ कुछ विवरण पूछा गया वो मैंने बताया। तो मुझे जब मैंने ऑनलाइन आवेदन किया तो कोई ये विश्वस्त रूप से मन नहीं था कि मुझे पद्मश्री का सम्मान प्राप्त हो जाएगा। एक कर दिया और ईश्वर की कृपा और संतों का आशीर्वाद, मित्रों की शुभकामनाएं, सभी से ये सम्मान प्राप्त हो गया। जो ये सम्मान मुझे जब वहाँ पर घोषणा की गई तो ब्रज भाषा, ब्रज संस्कृति, पत्रकारिता, शिक्षा, इन सब क्षेत्रों के लिए मेरा चयन किया गया। 35,595 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे पद्म सम्मान के लिए। ये पीटीआई की रिपोर्ट में कहा गया और उसमें से पद्मश्री के लिए 72 लोगों का चयन पूरे देश से हुआ। 72 में 3 उत्तर प्रदेश के, जिनमें से सौभाग्य से एक नाम मेरा जुड़ा। और जब पद्मश्री सम्मान मिलना था उससे एक दिन पूर्व गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने रात्रि भोज पर पद्म सम्मान वालों को आमंत्रित किया था। तो वहाँ पर भी मैंने एक ही बात कही थी कि कृष्ण कन्हैया की बांसुरी और राधा के नूपुरों की झंकार से झंकृत ब्रजभूमि से मैं आया हूँ और इस ब्रह्म भूमि में बहुत से रत्न छिपे हुए हैं। उनको थोड़ा सा मैंने रत्नों को बाहर निकालने का प्रयास किया, जिसके कारण मुझे भारत सरकार ने पद्मश्री का सम्मान प्रदान किया है। और मेरा सभी से ये अनुरोध है कि ब्रजभूमि में पधारें और दर्शन करें कृष्ण, कन्हैया और राधा के नूपुरों से झंकृत भूमि के। और जिस तरीके से एक बहुत बड़ा सफ़र, क्योंकि मुकाम सबको दिखता है लेकिन वो सफ़र हर व्यक्ति नहीं देख पाता, तो क्या लगता है कि ये जो पद्मश्री का जो सम्मान मिला है वो काफ़ी पहले मिल जाना चाहिए था? मेरे सभी शुभचिंतक और मित्र तो इस बात को कहते हैं, लेकिन नियति का तो ये एक अलग क्रम है। हर चीज़ उसके अपने समय से होती है। मेरी साधना, तपस्या जो भी आपके हैं वो अनवरत थी और जब उसका समय आया तो ईश्वर ने कृपा की। आपको इसी संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं। राष्ट्रपति महोदय द्वारा पद्मश्री प्रदान किए जाने के पश्चात
राष्ट्रपति भवन में उन सभी का एक फोटोग्राफ होना था जिनको पद्म सम्मान मिले। हम सब लोग एक लाइन में खड़े थे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबके पास आए और सबसे उन्होंने इस प्रकार नमस्कार किया। मेरे पास आकर मुझसे भी उन्होंने कहा नमस्कार। मैंने कहा जय श्री कृष्ण, मेरा नाम मोहन स्वरूप भाटिया है, मैं ब्रज से आया हूँ। उनका एक शब्द का उत्तर था, मैं ब्रज का भक्त हूँ और आपका प्रशंसक रहा हूँ। मैंने धर्मयुग में आपके लेख पढ़े हैं। मैं गदगद हो गया, सौभाग्य से भर गया कि कितने वर्षों पुरानी बात कि धर्मयुग के कुछ लेख उनके अभी भी मन और मस्तिष्क में थे। धर्मयुग उस समय का सबसे लोकप्रिय पत्र था और मेरे इसको अहंकार मत मानिएगा। सन 1981 का एक पोस्टर मेरे कक्ष में लगा हुआ है धर्मयुग का, जिसमें महादेवी वर्मा, अमृतलाल नागर, श्री नारायण चतुर्वेदी, इनके साथ एक अकिंचन मोहन स्वरूप भाटिया का भी नाम उसमें अंकित है। तो मुझे गर्व होता है कि मैं महादेवी वर्मा, अमृतलाल नागर, श्री नारायण चतुर्वेदी जैसे महान साहित्यकारों की एक पंक्ति में एक छोटा सा नाम मेरा भी उस समय था। तो बात करते हैं बाबू जी, हम जब सम्मान की बात आती है, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से शुभचिंतक ब्रजवासी चाहते थे कि पहले ये सम्मान मिल जाता, देर आए कोई नहीं, लेकिन जब कभी बातें होती है तो ऐसा होता है कि सरकार की मंशा है, कभी कभी अपने फ़ायदे के लिए कुछ लोगों को चुना जाता है, कभी अप्रोचफुल लोग वहाँ पर जाते हैं। क्या ये कभी महसूस हुआ कि इस सरकार में कुछ परिवर्तन हुआ है या फिर ये वहाँ भी जैक जुगाड़ वाला सिस्टम चलता है? मुझे ये बताया गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार ये निर्देश दिए थे कि फिल्मी सितारों को ये सम्मान नहीं दिया जाए, क्योंकि वो करोड़ों रुपया कमाते हैं और लोक कल्याण का कोई कार्य उनके द्वारा नहीं होता। इसी प्रकार खिलाड़ियों के संबंध में उनकी भावना बताई गई। उनका ये निर्देश था कि उन लोगों को ये सम्मान दिया जाए जिन्होंने कोई ठोस कार्य किए, कार्यों का मूल्यांकन हो, व्यक्ति का ना हो। और शायद ये ब्रज लोक संस्कृति का जो कार्य था, ब्रज संस्कृति का जो कार्य था, ब्रज साहित्य का जो कार्य था, ब्रज भाषा का जो कार्य था, उससे जो वहाँ पर समिति बनी होगी चयन के लिए, उसका उन्होंने मूल्यांकन किया और मुझे उपयुक्त मानकर ये सम्मान देने की कृपा की है। भैया हम बात करें, जब आप शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ज्ञानदीप का पौधा आज वटवृक्ष के रूप में है, तो कैसे संचालन होता है? क्या मानते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र के बाद, हम लोग कहें कि शिक्षा के बाद अगर राजनीति में जब लोग जाते हैं तो मूल बेस का काम एजुकेशन करती है, तो क्या व्यापारीकरण, व्यवसायीकरण शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिलता है? हाँ, आपका कहना सोच सही है कि और उस व्यापारीकरण, व्यवसायीकरण का कारण भी है कि शासन द्वारा संचालित जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें भरपूर राशि व्यय की जाती है। शिक्षक शिक्षिकाओं को अच्छा वेतन दिया जाता है, किंतु वहाँ सब कुछ है, शिक्षा नहीं है। और जब जिन्हें प्राइवेट कहें, निजी कहें, ऐसी शिक्षा संस्थाएं स्थापित हुई तो उनके सामने प्रश्न था भूखंड का, प्रश्न था भवन का, और भवन भी आधुनिक शैली के। अगर वहाँ पर टॉयलेट्स भी हों तो बिल्कुल ऐसे हों जो कि बहुत अच्छे स्तर के हों, शिक्षक शिक्षिकाएं भी बहुत योग्यता प्राप्त हों। तो जब ये सब किया जाएगा तो निश्चित रूप से जो उसके संचालक हैं चाहेंगे कि अगर उसमें से कोई आय हो तो उसका कुछ अंश उन्हें भी प्राप्त हो। कुछ ऐसे ट्रस्ट हैं जिन्होंने एक अपार धनराशि उसके लिए निमित्त कर दी, उन्हें आशा नहीं है, अपेक्षा नहीं है कि उन्हें कुछ प्राप्त हो।
लेकिन जो लोग इसी दृष्टिकोण से शिक्षा संस्थाएं स्थापित करते हैं, अगर उनको ये भावना हो कि इसमें से कुछ अंश हमको मिल जाए और शिक्षा का स्तर भी बना रहे, तो वो आलोचना नहीं होनी चाहिए। लेकिन व्यवसायीकरण अगर हुआ है तो समाज के हर क्षेत्र में हुआ है। राजनीति में क्या कम है? राजनेताओं को, विधायकों को, सांसदों को, सबको वेतन मिलता है, रेलवे और हवाई जहाज की यात्राओं की सुविधा मिलती है, आवास मिलता है, टेलीफोन की सुविधाएं हैं। जबकि चुनाव के समय ये सभी कहते हैं कि हम जन सेवा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन सबको, मंत्रियों को, सबको जब इतना वेतन और सुविधाएं मिलती हैं, अगर शिक्षा संस्थाओं के कुछ संचालक, सभी नहीं हैं, अगर उसका एक आंशिक धन, आंशिक आय अपने लिए लेते हैं और शिक्षा के स्तर को बनाए रखते हैं, भवन को अच्छी तरह सज्जित रखते हैं, तो उस पर ये थोड़ा सा अपवाद मान लेना चाहिए कि उनका भी एक भाव जो है वो गलत नहीं। आप स्वतंत्रता सेनानी एक परिवार से रहे हैं और काफ़ी संघर्षशील जीवन आपने बचपन से देखा है, तो देखने को मिलता है ज़्यादातर लोग जब स्वतंत्रता सेनानी जिन लोगों से मेरी ज़्यादातर मुलाकात हुई है वो राजनीतिक जीवन की ओर बढ़ गए। तो क्या कभी राजनीति में जाने का मन नहीं हुआ कि मुझे भी राजनीति में जाना चाहिए? मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने कई स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लिया, जेल की यातनाएं सही। वो बताते थे कि एक दिन में 40 से चक्की हमको गेहूं पीसना पड़ता है, हाथ डूब जाते थे चक्की चलाते चलाते। कोल्हू में बैल की जगह इतना पड़ता था, वो जुटते थे, कोल्हू चलता था और तब उस तेल में उसमें से निकलता था। तो ये यातनाएं उन्होंने सही। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उनको पेंशन प्राप्त हुई, जब तक वो जीवित रहे वो पेंशन उनको मिली। लेकिन मेरी रुचि राजनीति में बिल्कुल नहीं थी, साहित्य संस्कृति की ओर मुड़ चुकी थी। कई राजनीति के मेरे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे मित्र रहे, लेकिन उनकी राजनीति से मैं दूर रहा, मेरा मन नहीं रहा कभी। और उस समय प्रारंभ में तो राजनीति बहुत स्वच्छ थी। राजा महेंद्र प्रताप जैसे लोग थे, उनका मथुरा में जो जलूस निकला, इससे बड़ा जलूस आज तक किसी का नहीं निकला। एक बग्गी में राजा साहब 15 अगस्त को निकले थे। तो राजनीति में मेरी कोई रुचि नहीं है। और ये एक मैं प्रोग्राम को अंतिम उसमें ले जा रहा हूँ दौर में, एक जब याद आ रहा है मुझे कि जब आपने एक रेडियो के लिए शादी के लिए हाँ कर दी, वो क्या मामला था पूरा, कि कैसे एक ऑडियो टेप रिकॉर्डर के लिए टेप रिकॉर्डर मांगा गया था, आपने कहा कि मुझे टेप रिकॉर्डर अगर पिताजी दे दे तो मैं शादी कर लूँगा, वो क्या था? ये बड़ा हास्यप्रयासपूर्ण है। ऐसा था कि हम गांव में जाते थे तो गीत लिखने में और उनका जो एक्सेंट होता था, उच्चारण, वो इतना स्पष्ट नहीं होता था कि एक बार में समझ आ जाए। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये होती थी कि हमने गीत लिख लिया, लेकिन उसकी धुन जो है वो यहाँ तो बस गई, यहाँ आ गई, लेकिन मैं क्योंकि गायक और संगीतज्ञ नहीं था, तो उन धुनों को दूसरों को कैसे सुनाऊं कि गीत इस प्रकार गाया जाता है। एक बार कामर गांव में मैंने एक गीत सुना, एक ऊंची अटारी पर महिलाएं गा रही थी, जीना के खुले हैं किवाड़, आ जाइयो मेरे अट्टा पे, झनकारे उड़े अटरिया में। अब वो जिस धुन में ऊंचाई पर गा रही थी, मैंने कई बार चाहा कि उस गीत को यहाँ की जो बहुत प्रसिद्ध लोक गायिका हैं वो सुना दें, लेकिन मैं उनको सुना पाता उस गीत को, तब तो वो उसको समझ पाती। अगर वो समय रिकॉर्ड हो जाता तो आज किसी को बताया जा सकता था। तो मैंने पिताजी से एक बात कही, वो बात इसलिए कही कि मेरी बुआ जी कहती थी कि बेटा ब्याह तो तू करेगो, हम ना रहेंगे तब करेगो, तो कहा हमारे सामने कर ले। पिताजी ने भी कहा भाई सबकी इच्छा है, ब्याह की यहाँ कर दो। मैंने कहा मुझे अगर आप टेप रिकॉर्डर दिलवा दें तो मैं ब्याह कर लूँगा। वो दिल्ली आए और उन्होंने RCA का एक 1800 रुपये का टेप रिकॉर्डर मुझको दिलवा दिया। वो इतना भारी भरकम टेप रिकॉर्डर था,
उसमें स्कूल चलते थे। टेप रिकॉर्डर मिल गया। समस्या ये हुई कि गांव में बिजली नहीं होती थी, तो कभी ट्यूबवेल पे जाकर महिलाओं को बुलाना। एक जगह तो एक सज्जन ने जम्फर डाल दिए, बोले लो यही करो। किसी तरह से उसका उपयोग करते थे। कुछ को मथुरा बुला लेता था, तब वो करते थे। बाद में मैं आकस्मिक रूप से आकाशवाणी मथुरा से, जिस दिन आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई 29 जनवरी 1967 को, तो मैं प्रथम दिन से आकाशवाणी से जुड़ा। आपने प्रारंभ में एक बात भैया जी शब्द कहा था, तो वहाँ एक कार्यक्रम होता था ग्राम गोष्ठी। उसमें मेरी भूमिका होती थी भैया जी की, और मेरे एक साथी होते थे गोसाई जी। हम प्रारंभ में कहते थे सब सुनने वाले भैया को राम राम, तो हमारे साथ के लोग कहते थे राम राम जी राम राम। और यही गाँव में उस समय रेडियो घर घर में थे नहीं, ट्रांजिस्टर का युग नहीं था। एक रेडियो होता था और बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते थे, और जब हमारी आवाज़ गूंजती थी सब सुनने वाले भैया को राम राम, तो वो लोग वहीं से कहते राम राम जी राम राम। तो आकाशवाणी में रहते हुए मेरा नाम भैया जी हो गया। वहाँ 2 कार्यक्रम हुआ करते थे, बाल गोपाल और चंदा मामा बच्चों की। उस कार्यक्रमों को भी मैं संयोजित करता था, तो उसमें भी भैया जी कहलाता था। फिर जब ज्ञानदीप की स्थापना हुई तो बच्चों का भैया जी था। तो अब अधिकांश लोग भाटिया जी नहीं कहते, भैया जी कहते हैं कि हमें भैया जी के पास जाना है, भैया जी से मिलना है। तो ये आकस्मिक रूप से भैया जी बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय में दिया और अपने अनुभवों को व्यक्त किया, जो आने वाली पीढ़ी के लिए, जो वर्तमान युवाओं के लिए बहुत काम आने वाली बातें, जो आज के समय में मिलना बहुत दुर्भाग्य। आप कहेंगे कि जो समय जो चल रहा है वो बड़ा कंपटीशन का दौर है, और ऐसी चीज़ें जो संकलित करके रखी है, जिस साहित्य को एक धागे में बना के रखा है, तो एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही मुलाकातों का दौर जारी रहेगा। शख्सियत के इस प्रोग्राम में फिर होगी एक अगली शख्सियत से अगली बार मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। अभी जब इतनी फिल्मों में आप काम कर चुके हैं और कई के टाइटल भी आपने दिए हैं, कहाँ कौन सा ऐसे टाइटल या फिर कौन सा ऐसा गाना जो आपको लगता है कि हाँ ये मुझे लगता है कि संतुष्ट, मैं इसे सुन के इसे देख के जब मेरी बात आती है। मैंने अभी ओरे नसीब गाना लिखा, मैं इस गाने से बड़ा खुश हूँ। ये पहली बार ऐसा है, मैंने इतने गाने लिखे पर ये गाने के लिखते लिखते मेरी एक्चुअली क्या आँख भर आई। पहली बार ऐसा था। इसके शब्द मैं रिपीट कर देता हूँ कि कोई लड़की और वो सक्सेस होने की जो नहीं हो पाई, या कोई इंसान भी हो सकता है उस पर। आ कभी देख ले मेरे जख्मों को तू, तेरी आँखों से आंसू छलक जाएंगे। तो वक्त से शिकायत कर रही है, ठोकरें मारना इस तरह तू मुझे, देखना पाँव तेरे छिल जाएंगे।